स्टूडेंट्स, तो जय प्रक्रम अध्याय 5 कक्षा 10 हम पढ़ रहे थे। उसी का पार्ट 2 जो है वो आज मैं लेकर आया हूँ। कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल मैं ये वीडियो डाल नहीं पाया, क्योंकि इस विद्यालय के अंदर वार्षिक उत्सव की तैयारियाँ चल रही, उसमें थोड़ा बिजी हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ते हैं अपन श्वसन के बारे में। तो कल अपन ने क्या किया था, भोजन का पाचन पढ़ा था। पाचन के दौरान जो है अपन ने पढ़ा था भाई ग्लूकोज के रूप में, ठीक है ना, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। अब क्या होता है, उस ग्लूकोज का जो है विखंडन होगा और इस विखंडन से ऊर्जा बनाई जाएगी। यानी जो अपन भोजन करते हैं वो सीधे ही ऊर्जा के अंदर नहीं बदल जाता है, उसको जो है पहले श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा उस भोजन को जो है तोड़कर फिर उसके बाद में उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो श्वसन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं खाद्य पदार्थों, कौन से पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो भोजन के अंदर पचित होते हैं, ठीक है ना, जैसे ग्लूकोज का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है, ऊर्जा। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं खाद्य पदार्थ जो होते हैं ग्लूकोज, ठीक है ना, जैसे ग्लूकोज है, वसा है या प्रोटीन है, उनका उपयोग करके जब उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऊर्जा बनाई जाती है, तो वह प्रक्रिया जो है वो श्वसन कहलाती है। ठीक है। तो कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों यानी ग्लूकोज, प्रोटीन और वसा का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि होती है उसी को अपन श्वसन कहते हैं। ये जो श्वसन है, अब उसका कुछ पथ होगा, यानी ये जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज प्राप्त होता है वो इसका विखंडन का एक पथ होता है। वो पथ के बारे में देख लीजिए। कई बार ये डायग्राम जो है सीधा का सीधा आपके पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज के विखंडन के जो पथ है उसका आप एक आरेखित चित्र बनाइए। तो ये आरेखित चित्र है, ठीक है। आप ये पुरानी किताब से है, लेकिन आपके 5.8 ये चित्र दे रखा होगा। तो देखो ग्लूकोज जो होता है वो एक 6 कार्बन का अणु होता है। कितने कार्बन अणु होते हैं अंदर, 6 कार्बन अणु होते हैं, ठीक है। C6H12O6, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के दौरान भी। तो C6 है, इसका मतलब है ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन वाला अणु होता है। ये सबसे पहले टूटता है पाइरुवेट के अंदर, किसमें, पाइरुवेट, यानी ग्लूकोज जो है वो टूटकर बनाता है, विखंडित होकर बनाता है पाइरुवेट। और ये जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न की जाती है। किसके अंदर, कोशिका द्रव्य, हर कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें 6 कार्बन अणु वाला ग्लूकोज जो होता है वो 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट के अंदर बदल जाते हैं, ठीक है ना। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन अणु। तो 3 कार्बन अणु वाला जो है पाइरुवेट के अंदर ये बदल दिया जाता है। अब यहाँ से जो पाइरुवेट का विखंडन होता है वो अलग अलग मेथड से या विधि से होता है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला जो है ये देख लीजिए, इसमें क्या होगा, इस पाइरुवेट का विखंडन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। किसके, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर इस ऑक्सीजन नहीं ली जाती है और सीधे ही पाइरुवेट का विखंडन कर दिया जाता है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जब पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका विखंडन होता है तो हमेशा उत्पाद के रूप में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है, और अपने को तो ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ये इथेनॉल जो है एक 2 कार्बन वाला अणु होता है। इथेनॉल में कितने कार्बन पाए जाते हैं, 2 कार्बन पाए जाते हैं। तो पहला प्रोसेस हो गया ये। दूसरा ये वाले पढ़ना है आपको, ठीक है, सेकंड ये वाला। इसमें क्या होगा, पाइरुवेट जो होता है उसका विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया जो है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो उस समय पाइरुवेट के विखंडन से उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन
ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न करवाई जाती है, जबकि यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पाइरुवेट का विखंडन करके इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बनाई जाती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का उदाहरण हो गया, ये यीस्ट में होती है और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का शक्तिग्रह होता है उसके अंदर ये प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। तो शक्तिग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है बनाई जाती है। तीसरा जो प्रकार है या तीसरा जो भाग है उसमें क्या होगा, पाइरुवेट जो होता है उसका विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में होगा। अभाव का मतलब है ऑक्सीजन मिल तो रही है तो, लेकिन जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है तो ये प्रक्रिया होती है जिसमें पाइरुवेट जो है ऑक्सीजन के अभाव में जो है विखंडित होता है और उसके फलस्वरूप एक अम्ल बनता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल जो है हमारी मांसपेशियों में जाकर जम जाता है, जिसके कारण खिंचाव और क्रैम्प आते हैं मांसपेशियों के अंदर। यहाँ पर ऊर्जा जो है साथ में मुक्त होती है, ठीक है ना, ऊर्जा तो साथ में मुक्त होगी होगी तीनों के अंदर। और ये लैक्टिक अम्ल जो है वो 3 कार्बन वाला अणु होता है। कितने कार्बन? 3। और ये कार्बन डाइऑक्साइड में आपको बताइए कितना कार्बन होता है भाई? 1 कार्बन अणु होता है। कितना? 1 कार्बन। CO2 तो एक ही तो कार्बन हुआ, तो 1 कार्बन अणु होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले पूछेगा कि भाई ग्लूकोज है उसका विखंडन किस में होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का विखंडन जो होता है वो पाइरुवेट में हो जाता है। तो 6 कार्बन अणु वाला जो ग्लूकोज है वो विखंडित होकर पाइरुवेट 3 कार्बन अणु वाला जो है पाइरुवेट का निर्माण करता है और ये संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न करवाई जाती है। फिर ये पाइरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब इसका विखंडन होता है यीस्ट के अंदर, किसके अंदर? यीस्ट के अंदर, तो इससे उत्पाद के रूप में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है और इस इथेनॉल के अंदर 2 कार्बन अणु पाए जाते हैं। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पाइरुवेट का विखंडन होता है तो ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और हमेशा इससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और तीसरी स्थिति अपन ने पढ़ी, अगर पाइरुवेट का विखंडन जो है वो ऑक्सीजन के अभाव में होता है और ये प्रक्रिया होती है हमारी मांसपेशी कोशिकाओं के अंदर। तो ऑक्सीजन के अभाव में जब पाइरुवेट का विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये लैक्टिक अम्ल जो है वो 3 कार्बन वाला अणु होता है जो हमारी मांसपेशियों में जाकर ये अम्ल जम जाता है जिससे क्रैम्प आते हैं और मांसपेशियों में खिंचाव होता है खिलाड़ियों के अंदर। अब जो पद ऊपर लिखा हुआ था उसी को अपन वापस देख लेते हैं। तो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन अणु, ये कोशिका द्रव्य के अंदर, किसमें? कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में बदल जाता है। किसमें? पाइरुवेट। यानी ग्लूकोज का 6 कार्बन वाला अणु 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट का निर्माण करता है कोशिका द्रव्य के अंदर। इसके बाद जो विखंडन है वो 3 मुख्य तरीके से होता है या 3 जो है अलग अलग टाइप से होता है। पहला है वायवीय श्वसन, ठीक है। अब वायवीय श्वसन में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए आपको पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे हिंट वाले शब्द याद रखो कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उत्पाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन क्या होगा कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, ठीक है, और यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में की जाती है और उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है तो उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। सेकेंड वाला जो है वो है अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। किस में होती है? ये यीस्ट में होती है किण्वन के द्वारा और इसके द्वारा उत्पाद के रूप में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। ऊर्जा क्या मिलेगी? कम मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद नंबर 3 में क्या याद रखोगे? ऑक्सीजन का अभाव, यानी ऑक्सीजन मिल तो रही है
लेकिन कम। जैसे कि भाई व्यायाम करते हैं खिलाड़ी, खेल खेलते हैं, तो उस समय ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन जब शरीर में ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचाई जाती है तो उस समय जो हमारी पेशीय कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिका, पेशीय कोशिका, उसमें व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। और कम ऑक्सीजन प्राप्त होने के कारण पाइरूवेट विखंडित तो होता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। किसका, लैक्टिक अम्ल का, ठीक है ना। तो ये पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे मांसपेशियों में क्रैम्प या दर्द होता है। तो ये खिलाड़ियों वाला आपको थोड़ा अलग से याद करना है। ये आते एटीपी, जिसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। दो याद नहीं रखना है, सिर्फ एटीपी, ये पॉइंट लग गया था। एटीपी जिसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ध्यान रखना है, छोटे सवाल में पूछ सकता है कि भाई कोशिका की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम। अब क्या होता है कि श्वसन में निकलने वाली जो ऊर्जा है वो तुरंत एटीपी नामक अणु के रूप में संचित कर ली जाती है। यानी कोशिकाओं में एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा को संचित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब कोशिका के अंदर होने वाली अन्य क्रियाओं के लिए एटीपी ईंधन की तरह कार्य करते। किसकी तरह, ईंधन। यानी कोई भी कार्य किया जाएगा कोशिका के अंदर, तो उस कार्य को करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो एटीपी के द्वारा दी जाएगी। अब ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि एक एटीपी के अणु के टूटने से, एक एटीपी के अणु के टूटने से लगभग 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी, 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह ध्यान रखना फैक्ट है कि एटीपी के एक अणु के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा जो है यहाँ पर मुक्त की जाती है। तो आपको जो भी सवाल बोलता हूँ वो लिखते रहना है साथ में, ठीक है, ताकि रिवीजन करते समय आपको ध्यान रहे कि ये सवाल कैसे पूछा जा सकता है। तो एटीपी के एक अणु के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये था ये अपने ग्लूकोज के विखंडन के अलग अलग तरीके। अब आता है जंतुओं में शोषण। इसमें जंतुओं में सबसे पहले जलीय जीवों के अंदर और दूसरा है स्थलीय जीवों के अंदर। जलीय जीवों के अंदर जो है अपने को पता ही है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कौन सी ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जलीय जीव। अब आपको पता है कि जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हवा की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन अधिक पाई जाती है, लगभग 21%, जबकि जल के अंदर उतनी नहीं होती है। इसलिए जलीय जीवों की जो श्वसन दर होती है, यानी सांस लेने की जो दर होती है, वो स्थलीय जीवों से तेज होती है, यानी अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया मछली। ये कह रहा है कि सवाल पूछेगा कि भाई जलीय जीवों की जो श्वसन दर है वो स्थलीय जीवों की तुलना में अधिक होती है, क्यों। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जल के अंदर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो हवा की तुलना में क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण उनको अधिक सांस लेनी पड़ती है। इसलिए उनके जलीय जीवों की श्वसन दर जो है वो स्थलीय जीवों से क्या होती है, अधिक होती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया मछली। फिर आता है स्थलीय जीव। स्थलीय जीव जो है उसमें आपको पता ही है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन भरपूर मिल जाती है। इनके अंदर श्वसन के लिए फेफड़े, कौन से अंग होते हैं, फेफड़े जो होते हैं वो पतले और कोमल अंग होते हैं, ताकि गैसों का विनिमय क्या हो सके, आसानी से हो सके। तो स्थलीय जीवों में श्वसन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे फेफड़े कहते हैं, और ये पतला और कोमल होता है, इसलिए आसानी से गैसों का आदान प्रदान कर लिया जाता है। अब पढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। यह बड़ा सवाल बनता है कि भाई मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसी के साथ जो है
आपको क्या बताना पड़ेगा? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों के नाम और उसके कार्य लिखिए। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लीजिए पहले, उसके बाद अपन आगे की प्रोसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले नासा द्वार और मुख गुहा। ठीक है, नासा द्वार, तो नासा द्वार से तो अपन सांस को अंदर लेते हैं, यहाँ से सांस जो है वो अंदर जाती है। ठीक है, अब अपने को पता है कि नासा द्वार के बाद भी जो नासा गुहा होती है उसके अंदर रोम और श्लेष्मा का स्तर पाया जाता है। रोम क्या करते हैं? धूल और मिट्टी के कणों और सूक्ष्म जीवों को यहीं पर रोकने का काम करते हैं, और श्लेष्मा का जो आवरण एक चिपचिपा श्लेष्मा का स्त्रावण करता है, जिसके कारण धूल और मिट्टी के कण जो होते हैं वो इस नासा गुहा के अंदर ही जो है वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं, ताकि साफ जो सुथरी वायु है वो ही अंदर प्रवेश करे। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जुकाम जैसी स्थिति होती है तो हमारा नासा द्वार बंद हो जाता है, नासा गुहा बंद हो जाती है, जिसके कारण मुख गुहा से भी सांस को जो है अंदर लिया जाता है। बस अंतर क्या होता है कि यहाँ पर रोम जो होते हैं नासा द्वार में, और श्लेष्मा जो होता है वो वायु को साफ करके आगे भेजता है, जबकि मुख गुहा के अंदर ऐसा कोई भी प्रक्रम नहीं पाया जाता, सीधे ही वायु अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर यहाँ से आता है ग्रसनी वाला भाग। ठीक है, ग्रसनी के बाद में आता है कंठ, जो अपना स्वर यंत्र होता है, ध्वनि यंत्र होता है। उसके बाद कंठ से होते हुए आगे आती है श्वास नली। ठीक है, कौन सी नली? श्वास नली। ये श्वास नली जो है वो उपास्थि के छल्लों से मिलकर बनी होती है, और ये जो उपास्थि के छल्ले होते हैं वो सी आकार के होते हैं। कैसे? सी आकार के होते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण वायु का जो मार्ग होता है वो निपतित नहीं होता, यानी कंटिन्यूस जो वायु अंदर चलती रहती है। या मान लो कि कभी हवा जब अंदर प्रवेश नहीं करती है तो इसको श्वास नली को पिचकने से बचाती है। कौन? ये उपास्थि के सी आकार की जो छल्ले पाए जाते हैं वो। उसके बाद ये उपास्थि के बल्ले, ठीक है, सी आकार के, ये इसको पिचकने से बचाते हैं और वायु के मार्ग को निपतित होने से बचाते हैं। फिर श्वास नली आगे जाकर दो भागों के अंदर यहाँ पर बट जाती है। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? श्वसनी। फिर श्वसनी जो है आगे जाकर बहुत सारे शाखाओं के अंदर बदल जाती है। ठीक है, बहुत सारी शाखाएं निकलती है श्वसनी से, उन शाखाओं को श्वसनिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्वसनिका। तो देखो, पहले नासा द्वार, नासा गुहा, उसके बाद आया कंठ, कंठ के बाद आया श्वास नली। ठीक है, कंठ के बाद आया श्वास नली, श्वास नली के बाद दो भागों में बटेगी श्वास नली, उसको श्वसनी बोलेंगे, और श्वसनी आगे बहुत शाखाओं का निर्माण करती है, जिसे श्वसनिका कहा जाता है। इन्हीं श्वसनिकाओं के आगे की तरफ गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कुप्पिका कोश कहा जाता है। ये यहाँ पर जो है गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कुप्पिका कोश कहा जाता है। फिर ये जो संपूर्ण फेफड़े, ठीक है ना, ये पूरे फेफड़े, ये एक वाला, ये एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। इन फेफड़ों के ऊपर जो है एक अस्थि पंजर का आवरण पाया जाता है, जो इस फेफड़ों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। और ये जो आवरण होता है कंकाल का बना हुआ, वो पसलियों का बना होता है। किसका? पसलियों का। ठीक है ना, और नीचे की तरफ जो इसमें एक डायफ्राम पाया जाता है, एक चपटा पेशी अंग डायफ्राम जो है वो पाया जाता है। अब इसके अपन एक एक अंग के कार्य और नाम देख लेते हैं। सबसे पहले नासा द्वार और नासा मार्ग, नासा द्वार और नासा मार्ग। ठीक है, अब अपने को पता है नासा द्वार से वायु जो होती है वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है ना, उसके बाद मार्ग में उपस्थित महीन बाल यानी रोम और श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा की जो परत है वो वायु को छान कर धूल और अशुद्धियों को यहीं पर रोक लेती है। ठीक है, तो ये जो रोम होते हैं नासा गुहा के अंदर, वो क्या करते हैं? धूल और मिट्टी के कणों को यहीं पर रोकते हैं, और इसमें मदद करती है श्लेष्मा की परत। किसकी परत? श्लेष्मा की परत। श्लेष्मा की परत और महीन बाल। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आता है वो होता है, सेकंड जो भाग है वो है ग्रसनी और कंठ। ठीक है, इसमें क्या याद रखोगे कि वायु नासा मार्ग से होकर ग्रसनी और कंठ में पहुंचती है। ठीक है, ग्रसनी और कंठ के अंदर पहुंच जाती है।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगी यहाँ पर श्वास नली। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये नंबर 3 श्वास नली, ये यहाँ तक ही पढ़ना है। उसके बाद ये नंबर 3 के अंदर पढ़ना है। ये कंठ को काट दो यहाँ पर और यहाँ लिखना है श्वास नली में, श्वास नली में। तो श्वास नली में उपास्थि के वलय होते हैं। ठीक है, पहले यहां से पढ़ लेते, देखो श्वास नली, यह वायु को फेफड़ों तक ले जाने वाली मुख्य नली होती है। ठीक है ना, यानी यहां से ऊपर की तरफ से नासा मार्ग, ग्रसनी और कंठ से होते हुए वायु श्वास नली के अंदर प्रवेश करती है और फिर श्वास नली ही वायु को आगे फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है। फिर श्वास नली जो है वो उपास्थि के वलय, उपास्थि के वलय से मिलकर बनी होती है और यह क्या करती है, ये सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग पिचक न जाए, चाहे उसमें हवा का दबाव कम ही क्यों न हो। तो ये श्वास नली क्या करती है, वायु का जो मार्ग है उसको पिचकने से बचाने का कार्य करती है, चाहे उसमें हवा का दबाव हो या नहीं हो। ठीक है, तो श्वास नली क्या होती है, वायु को फेफड़ों तक ले जाने वाली मुख्य नली होती है। उसके अलावा ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये उपास्थि के सी आकार के वलय से मिलकर बनी होती है। और ये जो सी आकार के वलय वो क्या करते हैं, ये वायु के मार्ग को पिचकने से, निपतित होने से बचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे पढ़ेंगे अपन श्वसनी और श्वसनिका। तो श्वसनी और श्वसनिका क्या है भाई, कि फेफड़ों के अंदर जाकर श्वास नली जो है 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में, 2 भागों में बढ़ती है श्वास नली। तो वो जो 2 भाग बनते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, उनको श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी। फिर आगे जाकर ये यानी श्वसनी जो है वो छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है, इनको अपन श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिका। और श्वसनिका जब पूरी हो जाएगी तो श्वसनिका के आगे की तरफ गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कुपिका या एल्वियोली कहा जाता है और यहीं पर गैसों का जो है आदान प्रदान या विनिमय किया जाता है। तो श्वसनिकाओं के अंत में गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपिका कहा जाता है। इसका कार्य क्या है, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जहां गैसों का क्या होता है, विनिमय यानी आदान प्रदान। तो श्वसनिकाओं के आगे की तरफ अंत में गुब्बारे नुमा जो संरचनाएं पाई जाती है उन्हें कुपिका कहा जाता है। और कुपिका जो है वो गैसों के आदान प्रदान करने के लिए एक सतह उपलब्ध करवाती है, अर्थात गैसों का आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन यहीं से अंदर जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर छोड़ी जाती है। अब कुपिकाओं की विशेषता क्या है, कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। रुधिर वाहिकाओं का क्या होता है, एक विस्तृत जाल पाया जाता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को तो लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ देता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कुपिकाओं से निकलकर रक्त में चली जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलकर वो कहाँ जाती है, कुपिकाओं के अंदर छोड़ दी जाती है। यानी ये जैसे ये कुपिका है और ये रुधिर वाहिनी है। ठीक है, या रुधिर वाहिका है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है O2 वो तो अंदर आ जाएगी और यहाँ से जो है CO2 जो है वो वापस कुपिका के अंदर बाहर छोड़ दी जाएगी। तो इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान कुपिकाओं के अंदर किया जाता है। अब श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि, इसको देखो। क्रियाविधि के अंदर 2 स्टेप है, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं निःश्वसन और इसको बोलते हैं उच्च उच्च श्वसन। ठीक है, देख लिया। अब देखिए, अब निःश्वसन में क्या होता है कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं, ठीक है, इनहेलेशन, ठीक है, तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, निःश्वसन कहते हैं। तो हमारी पसलियां जब सांस अंदर लेंगे तो क्या होगा, पसलियां ऊपर उठेगी,
यानी जोर से सांस अंदर खींचो एक बार आप बैठे बैठे। तो देखो जैसे ही आपने सांस अंदर खींची तो हमारी पसलियां ऊपर की ओर आगे की ओर उठती है। डायफ्राम जो होता है नीचे पेट से ऊपर की तरफ देखो, एक ऐसा लगेगा कि हवा खींचो अंदर तो ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, वो होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है वो चपटा हो जाता है, ऊपर की ओर गति करके क्या होगा, चपटा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहिका जो होती है वो बड़ी हो जाती है और वायु जो होती है वो फेफड़ों के अंदर चूस ली जाती है या उसको वायु को अंदर की ओर खींच लिया जाता है, जिससे कुपिकाएं बढ़ जाती है और फिर गैसों का आदान प्रदान जो है उसके अंदर ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है। तो निःश्वसन में क्या याद रखना है कि जब सांस अंदर ली जाती है तो उस समय पसलियां ऊपर उठती है, डायफ्राम चपटा होकर जो है गति करता है ऊपर की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने के कारण या वक्ष गुहा का बड़ी होने के कारण वायु फेफड़ों के अंदर चूस ली जाती है, भर दी जाती है और कोशिकाएं जो बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर बाद में ऑक्सीजन जो है वो अंदर ले ली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं निःश्वसन। दूसरा होता है उच्छ्वसन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, उच्छ्वसन। इसमें क्या होगा कि जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, श्वास क्या होता है, बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो बाहर छोड़ते समय जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अपन उच्छ श्वसन। क्या बोलेंगे, उच्छ श्वसन, उच्छ श्वसन। एक मिनट रुकिए, उच्च श्वसन। तो अब इसमें क्या होगा, श्वास बाहर छोड़ते हैं, पसलियां वापस नीचे आती है। एक बार आप खुद सांस छोड़कर देखो बाहर की तरफ, ठीक है ना, सांस छोड़ो, देखो एक बार प्रैक्टिस करो। तो जैसे सांस अपन छोड़ते हैं, सांस जो है वो छोड़ देते हैं, तो जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, पसलियां नीचे आती है, डायफ्राम वापस अपने धनुषाकार रूप में आ जाता है, यानी पसलियां तो पीछे जाएगी और डायफ्राम जो होता है वो वापस अपने पुनः स्थिति में आ जाएगा, नीचे जाएगा, धनुष के आकार में जो है बदल जाएगा। कौन से आकार में, धनुष के आकार में, ठीक है। इससे वक्ष गुहिका का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है, यानी वक्ष गुहिका वापस छोटी हो जाती है, उसका आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से जो है बाहर धकेल दी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु होती है उसको वापस जो है शरीर से बाहर जो है त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से श्वसन के अंदर दो प्रक्रिया होती है। कितनी प्रक्रिया, दो, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। एक को कहते हैं निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होता है, सांस अंदर लेना, निःश्वसन यानी सांस अंदर, और उच्छ यानी बाहर छोड़ना। तो निःश्वसन में हम श्वास अंदर लेते हैं, जिसके कारण पसलियां ऊपर उठती है, डायफ्राम चपटा हो जाता है और वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, यानी वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ जाता है, जिससे वायु जो होती है, ऑक्सीजनित वायु जो होती है वो फेफड़ों के अंदर चूस ली जाती है और कोशिकाएं जो है ऑक्सीजनित वायु के साथ यहाँ पर भर दी जाती है। तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर देना है ना, ऑक्सीजन, ताकि और उत्तर थोड़ा अच्छा लगे आपका। फिर आता है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन में क्या याद रखना है कि जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, पसलियां नीचे आती है, यानी छोड़ोगे तो पसलियां पुनः पीछे जाएगी, उसके बाद डायफ्राम वापस अपनी स्थिति में जाएगा, स्थिति लेकर धनुषाकार रूप में चला जाता है, जिसके कारण जो वक्ष गुहिका जो होती है उसका आयतन जो होता है वो कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। उसके बाद आता है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, अब गैसों का परिवहन कैसे होता है वो देखिए आप। सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन, किसका, ऑक्सीजन, भाई दो ही तो गैस है, एक तो ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो पॉइंटों में याद कर लो आप। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होगा, तो इसमें मानव शरीर का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। बड़ा होने के कारण विसरण विधि के द्वारा जो है श्वसन की प्रक्रिया या ऑक्सीजन को ले जाने की प्रक्रिया संपन्न नहीं करवाई जा सकती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, कि मानव शरीर जो है वो बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण ही केवल विसरण के द्वारा ऑक्सीजन को जो है ऊपरी भागों से निचले भागों से तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे शरीर में एक
जो है वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये मेन चीज ध्यान रखना। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन नामक शोषण वर्णक के द्वारा किया जाता है। कौन सा वर्णक? हीमोग्लोबिन। ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन शोषण वर्णक के कारण ही हमारा जो रक्त है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। तो ये भी आपको इसकी के साथ याद करना है, ऐड कर देना कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो शरीर का रक्त है वो लाल दिखाई देता है। यह हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उसे शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाता है। तो ये हीमोग्लोबिन होता है, शॉर्ट में इसको एच भी कहते हैं। इसके साथ में आकर जुड़ जाती है कौन? ऑक्सीजन। और ये बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। और फिर ये ऑक्सीजन शरीर के सभी ऊतकों तक, कोशिकाओं तक जो है ये पहुंचा देता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। जिस इस वर्णक का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है और पूरे शरीर में भेज दी जाती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन और पर्णहरित की संरचना लगभग एक जैसी होती है, बस इसमें केंद्रीय धातु जो है वो आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। और उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। पर्णहरित के अंदर केंद्रीय धातु मैग्नीशियम। ये देखिए यहाँ पर कि ये ऐसा तीर बनाया हुआ है, यानी ये ऑक्सीजन तो अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर बाहर त्यागा जाता है। ये देखो, ये रुधिर वाहिका है, यहाँ पर लाल रक्त कोशिका। ठीक है ना। ये वाली यहाँ से ये रुधिर वाहिका आ रही है, रक्त वाहिका। ये वाली रक्त वाहिका है, ये कुपिका के भित्ति के संपर्क में। और यहाँ पर जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है तो इसको यहाँ पर CO2 को यहाँ पर कुपिकाओं में छोड़ दिया जाता है। और निःश्वसन के दौरान जब ऑक्सीजन कुपिकाओं में भर दी जाती है तो इस ऑक्सीजन को यहाँ पर रक्त के अंदर छोड़ दिया जाता है। ये कुपिकाओं का चित्र। किसका? कुपिकाओं का। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होती है, इसलिए इसका अधिकांश परिवहन जो हमारे रक्त में विलय अवस्था के अंदर ही कर लिया जाता है। यानी विशेष प्रकार से हीमोग्लोबिन जैसे वर्णकों की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल में आसानी से घुल जाती है। इसलिए अधिकांश जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक जो है कुपिकाओं तक ले जाने के लिए रक्त में ये विलय होकर यानी घुलकर ही जाती है प्लाज्मा के अंदर। रक्त का जो तरल भाग होता है प्लेज्मा, उसके अंदर घुलकर ये वहां तक पहुंचा दी जाती है। तो रक्त प्लेज्मा के द्वारा, किसके द्वारा? रक्त प्लेज्मा के द्वारा इसका परिवहन किया जाता है। तो रक्त के अंदर और रक्त में भी कौन? प्लेज्मा। रक्त प्लेज्मा में विलय अवस्था में होता है। उसके बाद आता है भाई, ये तो गया श्वसन तंत्र। अब आता है परिसंचरण तंत्र, यानी पूरे शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थों और गैसों को लाने और ले जाने का कार्य जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसको परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे हृदय। हृदय क्या होता है? हृदय एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशीय अंग है, जिसका आकार कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का। कैसे? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पूरे शरीर में रुधिर को पंप करना। तो हृदय एक पेशीय अंग है। ठीक है। इसका आकार मुट्ठी के आकार का होता है और पूरे शरीर में रुधिर को पंप करना इसका कार्य होता है। उसके अलावा इसका जो वजन है वो कितना होता है? 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम इसका वजन होता है हृदय का। सामान्य व्यक्ति के अंदर 300 ग्राम होता है। अब उसके बाद में इसकी संरचना देखिए, ये इस प्रकार से दो तो आलिंद होते हैं। ठीक है ना। दायां आलिंद, बायां आलिंद। और दो ही निलय होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है। इन आलिंद और निलय को अलग करने वाली जो पट्टिका होती है उसको विभाजिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजिका कहा जाता है, जो दोनों आलिंदों को और दोनों निलयों को अलग अलग रखने का कार्य करता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है इस दाएं आलिंद में रक्त को लाने के लिए महाशिराएं होती है। क्या होती है? महाशिराएं।
ऊपर से जो रक्त लाएगी उसे शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, और नीचे से जो रक्त लाएगी उसको शरीर के निचले भागों से महाशिरा, ठीक है ना, इनके द्वारा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि फुफ्फुस धमनियां जो होती है, कौन सी धमनियां, फुफ्फुस धमनियां, ठीक है ना, ये क्या करती है, इस दाएं नीले से रक्त को फेफड़ों के अंदर ले जाती है, इसलिए नाम क्या देखो, फुफ्फुस धमनियां, यानी फेफड़ों से संबंधित होगी। तो फुफ्फुस धमनियों के द्वारा दाएं नीले से, किससे, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को कहाँ तक, फेफड़ों तक ले जाया जाता है शुद्धिकरण करने के लिए। जैसे शुद्धिकरण पूर्ण हो जाता है तो फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा जो शुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजनित, उसको बाएं आलिंद के अंदर लाया जाता है। किस में लाया जाएगा, बाएं आलिंद में लाया जाएगा, ठीक है। फिर बाएं आलिंद से जो शुद्ध रक्त है वो आता है किस में, बाएं निलय में, और बाएं निलय से इस शुद्ध रक्त को पंप कर दिया जाता है महाधमनी में, किसमें, महाधमनी में, और महाधमनी फिर आगे पूरे शरीर में रक्त को भेज देती है, ठीक है। तो ये आप इस चित्र को बना सकते हो आराम से, और अगर आप इसका थोड़ा सरलीकरण भी करना चाहो तो आप कर सकते हो कि भाई ये फुफ्फुस धमनियां इधर लिख दी, लेकिन जबकि ये इस तरफ वाला जो पार्ट है उसका उसके कार्यों में मदद करती है। तो आप ऐसी व्यवस्था कर दो कि भाई इसको इस तरह पे बनाओ, ठीक है ना, ताकि ये वाला जो है वो इस तरह पे लिखा जाए और आपको पता रहे कि भाई इसके अंदर ऐसे, यानी इस तरफ वाला ऑक्सीजन वाला होगा और इस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होना चाहिए। तो ये ब्लू कलर वाला जो ये वाला बता रखा है वो वी ऑक्सीजनित कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, और ये जो येलो कलर वाला इस तरफ बता रखा है पूरा, उसमें ये ऑक्सीजनित रक्त बहता है, ठीक है ना, जो शुद्ध रक्त होता है। तो एक बार रफली डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ कि देखो इस तरीके से, एक तो ये बना देना ऐसे, और एक बना देना इसके पास में ऐसे, ठीक है, यूँ हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे कर दो, दो ऐसे, थोड़ा रफली बनेगा, और यहाँ से इसको अलग कर दो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी ऐसे दो कर दो यूं, और ये इस तरीके से कर दो, ये विभाजिका को यहाँ से बढ़ाओ और ये इस तरीके से कर दो, ठीक है। फिर इसके ऊपर दो आवरण कर देना है, कितने आवरण, डबल आवरण, ये बन गया हृदय। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ऊपरी भाग से महाशिरा, ये निचले भाग से महाशिरा, क्लियर। उसके बाद यहाँ से ये दाएं आलिंद से बाएं निलय के अंदर जाएगा, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। फिर यहाँ से देखिए ये निलय बाएं, ये दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को यहाँ से, ये फुफ्फुस धमनी हो गई, कौन सी धमनी, ये हो गई फुफ्फुस धमनी, यहाँ से फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाएगा। फिर फेफड़ों में जैसे शुद्धिकरण होता है, यहाँ से फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा रक्त को बाएं आलिंद में लाया जाता है। बाएं आलिंद से रक्त आ जाता है किसमें, ऑक्सीजनित जो रक्त होता है वो आ जाता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से फिर इसको पंप कर दिया जाता है इस महाधमनी के अंदर, किसके अंदर, महाधमनी के अंदर। और महाधमनी ऑक्सीजनित रक्त को पूरे शरीर के अंदर लेकर चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिंपल से डायग्राम बनाना है ताकि आपको अव्यवस्था नहीं हो। अब हृदय की संरचना देख लेते हैं, जो भी अभी मैंने बताया उसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए हृदय की संरचना, चूंकि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना पड़ता है, ठीक है ना, यानी जो रक्त होता है हमारा वो ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। इसलिए आपस में मिलने से रोकने के लिए, यानी ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए हमारे हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें एक तरफ केवल ऑक्सीजन वाला और एक तरफ केवल कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त ही बहता है। यानी इस तरफ बाएं भाग में ऑक्सीजनित रक्त और दाएं भाग जो होता है उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। यानी इस तरफ तो है CO2 वाला और बाएं भाग में O2 वाला। बाएं भाग में क्या होता है? O2 वाला। ये ध्यान रखना है, दाएं बाएं में किस में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को और वो इधर उधर लिख देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बाएं भाग में O2 वाला और दाएं भाग में CO2 वाला होना चाहिए। अब देखिए 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऊपरी कोष्ठ कौन से होते हैं? यानी हृदय में ऊपर वाले दाएं आलिंद और बाएं आलिंद, ठीक है ना। ऊपरी कोष्ठ जो होते हैं उसमें क्या होगा? इसके अंदर एक तो बाएं आलिंद होगा और एक दाएं आलिंद। ये देखिए दाएं आलिंद और ये बाएं आलिंद। उसके बाद में निचले कोष्ठ में दायां निलय और बायां निलय। तो ये निचला कोष्ठ है, इसके अंदर दायां निलय और ये बायां निलय। फिर विभाजिका। अब विभाजिका क्या करती है? दाएं और बाएं हिस्से को अलग करने का कार्य करती है ताकि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर आपस में न मिले। तो विभाजिका के द्वारा, ये विभाजिका है, इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है? दाएं भाग और हृदय के बाएं भाग को अलग अलग किया जाता है ताकि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित जो रक्त है वो आपस में न मिल सके। अब कुछ विशेषताएं होती है भित्ति की मोटाई। आलिंद की तुलना में नीले की पेशीय भित्ति क्या होती है? मोटी। तो नीले की जो पेशीय भित्ति होती है वो मोटी होती है। क्यों? क्योंकि नीले के द्वारा पूरे शरीर में रक्त को भेजा जाता है, तो अधिक ताकत के साथ पंप किया जाएगा। तो अगर वो मोटी नहीं होगी तो फट भी सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसलिए नीले की जो पेशियां होती है, भित्ति की जो पेशियां होती है वो मोटी होती है आलिंद की तुलना में, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजने के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना है कि नीले की भित्ति आलिंद की तुलना में मोटी होती है। क्यों? तो उसका ये आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद वॉल्व या कपाट, यानी आलिंद और निलय के बीच में, आलिंद और निलय के बीच में, उसके अलावा निलय से जब फुफ्फुस धमनी में रक्त प्रवेश करता है वहां पर, और उसके अलावा निलय से, कौन सा निलय? बाएं निलय से जब शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजनित जो रक्त होता है वो वहां धमनी में प्रवेश करता है, तो उन स्थानों पर जो है कुछ वॉल्व या कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं। तो इनका कार्य पूछा जाता है कि वॉल्व या कपाट क्या करते हैं, तो आपको सिंपल सा आंसर लिखना है कि रक्त को उल्टी दिशा में जाने से रोकना। रक्त को उल्टी दिशा में जाने से रोकने का कार्य वॉल्व या कपाट के द्वारा किया जाता है। तो जब आलिंद और निलय संकुचित होते हैं तो हृदय में मौजूद वॉल्व यह सुनिश्चित करता है कि रुधिर उल्टी दिशा में न बहे, उल्टी दिशा में न बहे। तो आलिंद और निलय के संकुचन के समय वॉल्व के द्वारा रुधिर को, रक्त को उल्टी दिशा में जाने से रोका जाता है। फिर आलिंद निलय के बीच में कहाँ कहाँ देखो वॉल्व पाई जाती है, मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। आलिंद निलय के बीच में वॉल्व या कपाट पाया जाता है, फुफ्फुस धमनी में कपाट पाया जाता है और महाधमनी के अंदर भी कपाट पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? अभी बता देता हूँ। देखो, एक तो ये रहा, ये दिख रहा आपको, ये वाला, ठीक है। एक कपाट ये जो किसमें? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच। एक कपाट यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये तंतु से जुड़ा हुआ है, तंतु इसको खोलने बंद करने में मदद करते हैं। तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक ये कपाट पाया जाता है। एक यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला जो है वो महाधमनी के अंदर कपाट है। कहाँ पर? महाधमनी। और एक यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, ये मैंने अभी जो बनाया ब्लू कलर से, ये है किसमें? फुफ्फुस धमनी के अंदर। किसके अंदर? फुफ्फुस धमनी के अंदर ये जो है पाया जाता है कपाट। उसके अलावा इन स्थानों पर फुफ्फुस सिराओं में भी कपाट पाया जाता है और यहाँ पर महासिराओं के पास भी कपाट पाया जाता है, ताकि आलिंद जब संकुचित हो तो निलय में ही रक्त आए, वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी जाए, इस जगह पर और इस फुफ्फुस सिराओं में इस जगह पर भी कपाट पाए जाते हैं जो उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं रक्त को। फिर आता है हृदय की कार्य विधि। अब हृदय कैसे कार्य करता है, तो इसमें आपको बढ़िया से समझा रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं पॉइंटों में। और पॉइंट जो है, पॉइंटों के रूप में जब किसी आंसर को याद करते हैं तो आसानी से याद भी हो
जाता है। तो रुधिर का प्रवाह निम्न चरणों में पूरा होता है। पहला, ऑक्सीजन रुधिर का मार्ग, यानी बायां जो हिस्सा होता है, हृदय का बायां भाग जो होता है जिसमें ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन जनित रक्त का अलग पढ़ लेंगे और वी ऑक्सीजनित जो है रक्त होता है उसका अलग पढ़ लिया जाएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो हृदय का जो बायां भाग है, बायां हिस्सा है, वो ऑक्सीजनित रुधिर का जो है परिवहन करता है। देखो पहला पॉइंट, फेफड़ों से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बाएं अलिंद में लाया जाता है। कहां पर लाया जाएगा? बाएं अलिंद के अंदर लाया जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां से ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को जो है इस फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुस शिराओं के द्वारा इस बाएं अलिंद के अंदर यहां पर ये लाया जाता है। इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पहले पुराना पूरा मिटा देता हूं, ठीक है। ये लो, ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। ये पूरा, ये देखिए, तो ये यहाँ पर फेफड़े है मान लीजिए, तो फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त को लाया जाता है फुफ्फुस शिराओं में। फुफ्फुस शिराएं जो है वो क्या करती है? इस रक्त को लाती है बाएं अलिंद में। किसमें? बाएं अलिंद के अंदर लेकर आ जाती है। अब आगे क्या होगा देखो, रुधिर एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है, यानी वो उसमें कोई संकुचन या गति नहीं होती है, वो शिथिल रहता है जब तक अलिंद पूरा भर न जाए, ठीक है। तो जब बायां अलिंद संकुचित होता है, यानी पूरा भर जाएगा, उसके बाद संकुचित होगा, तो संकुचित होने पर रुधिर बाएं नीले में स्थानांतरित हो जाता है। और अंत में जब पेशीय बायां नीले संकुचित होता है तो रुधिर महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए इधर, तो ये फेफड़े यानी फुफ्फुस से जो है फुफ्फुस शिराओं के द्वारा रक्त को लाया जाता है, किसमें? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में लाया जाता है। जब ये लाया जाता है तब ये अलिंद जो है शिथिल रहता है, इसमें कोई गति नहीं होती है। उसके बाद जब ये पूर्ण भर जाता है तो इस अलिंद के संकुचन से, बाएं अलिंद से, नाम याद रखना है, बाएं अलिंद के संकुचन से शुद्ध जो ऑक्सीजनित रक्त है वो आ जाता है बाएं निलय में। जैसे ही बाएं निलय में आता है, यहाँ से ये कपाट जो होते हैं वो यहाँ से बंद कर दिए जाते हैं। फिर ये बायां निलय संकुचित होता है और इस बाएं निलय के संकुचन के कारण ये शुद्ध जो रक्त होता है वो महाधमनी में होता हुआ पूरे शरीर में महाधमनी के द्वारा इस रक्त को हर ऊतक और कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक स्टेप याद हो गया। अब अगली कड़ी में अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट में वी ऑक्सीजनित यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त का परिवहन करेंगे। तो वी ऑक्सीजनित रुधिर का मार्ग यानी दायां हिस्सा जो हृदय का, अब वो काम करेगा। वी ऑक्सीजनित का मतलब क्या है? जिसमें क्या घुली हुई होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो शरीर के ऊपरी और निचले हिस्सों से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर महाशिराओं के द्वारा दाएं अलिंद में लाया जाता है। कौन से अलिंद में? दाएं। बायां तो अपन ने पढ़ लिया है, अब ये दायां लिखा हुआ है तो दाएं दाएं करना है सब। तो सर क्या होगा कि ये ऑक्सीजनित रक्त पूरे शरीर में जाएगा, जाने के बाद कोशिकाओं के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग लिया जाएगा और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के अंदर छोड़ दी जाएगी। वो उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को ये कौन, महाशिराएं जो होती है, ऊपरी भाग से महाशिरा और निचले भाग से महाशिराओं के द्वारा इसको जो है लेकर आया जाता है। कहां पर? दाएं अलिंद के अंदर। तो इस वी ऑक्सीजनित रक्त को दाएं अलिंद में लाया जाता है। अब क्या होगा, दाएं अलिंद के संकुचन होने पर, दाएं अलिंद के संकुचन होने पर रुधिर जो होता है वो दाएं नीले में चला जाता है। अब दाएं अलिंद जो है पूरा भर जाता है, फिर संकुचित होगा। संकुचित होने के बाद रुधिर जो है वो किसमें? दाएं अलिंद के अंदर छोड़ दिया जाएगा। फिर दायां नीले जो है इस रुधिर को फुफ्फुस धमनी के जरिए, किसके जरिए? फुफ्फुस धमनी के जरिए, ये याद रखना है, जो फेफड़ों से जुड़ी आगे फुफ्फुस लिखा होगा, फुफ्फुस धमनी के जरिए ऑक्सीजन लेने के लिए वापस फेफड़ों में पंप कर देता है। अब दायां नीले पूरा भर गया तो अब वापस इसको
दायां निलय जो है पिचक जाता है यानी संकुचित होता है, जिससे क्या होगा, ये जो वी ऑक्सीजनित रक्त जो होता है वो ऑक्सीजनित होने के लिए यानी उसमें ऑक्सीजन मिलाने के लिए फुफ्फुस धमनी लेकर जाती है, कहाँ पर, फेफड़ों तक लेकर चली जाती है। इसको वापस देखो चित्र के माध्यम से, ये देखिए, तो यहाँ पर है, ये ऊपरी भाग से महाशिराओं के द्वारा और ये यहाँ से निचले भाग से महाशिराओं के द्वारा जो वी ऑक्सीजनित रक्त जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, उसको दाएं अलिंद के अंदर लाया जाता है। जैसे दाएं अलिंद पूरा भर जाता है, दाएं अलिंद के संकोचन से रक्त चला आता है किसमें, दाएं निलय में, किसमें, दाएं निलय में। जैसे दाएं निलय भर जाता है, यहाँ से कपाट को बंद कर दिया जाता है। फिर दाएं निलय जो है, दायां निलय वो संकुचित होता है, जिसके कारण ये जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वी ऑक्सीजनित रक्त है वो फुफ्फुस धमनियों के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों में, किसमें, फेफड़ों में वापस, फुफ्फुस के अंदर वापस ऑक्सीजन मिलाने के लिए इस रक्त को लेकर चला जाता है। फिर जैसे ऑक्सीजन मिलेगी वापस यही प्रोसेस जो है वापस प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो हमारे हृदय में रक्त कितनी बार आया, एक बार तो इस तरफ जो है दाएं बाएं भाग में, इस तरफ जो है बाएं भाग में ऑक्सीजनित रक्त आता है और ये जो दायां भाग होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वी ऑक्सीजनित रक्त आता है। तो एक ही रक्त हमारे हृदय में दो बार लाया जाता है, इसलिए मानव का जो परिसंचरण है उसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, दोहरा, क्योंकि यहाँ पर रक्त दो बार आता है, एक तो ऑक्सीजनित और एक वी ऑक्सीजनित। अब इसको पढ़ लेते हैं दोहरा परिसंचरण को। तो सवाल आ जाए दोहरा परिसंचरण क्या है, इसको चित्र द्वारा समझाइए। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और जो नीचे लिखा हुआ है वो सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, देखते हैं, चलिए दोहरा परिसंचरण। तो मनुष्य में रुधिर एक चक्र में हृदय से दो बार गुजरता है। कितनी बार, दो बार। तो मनुष्य के अंदर रक्त जो होता है वो हृदय में से दो बार गुजरता है, इसी को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है ना, अभी मैंने समझाया कि मनुष्य में रक्त एक बार ऑक्सीजनित रूप में और एक बार वी ऑक्सीजनित रूप में हमारे हृदय में आता है, इसलिए मानव का जो हृदय का जो परिसंचरण है उसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, दोहरा परिसंचरण क्यों अच्छा माना जाता है, क्यों, क्योंकि यह शरीर के उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो है आपस में मिलेगा नहीं तो शरीर में ऑक्सीजन अधिक जाएगी, और शरीर में ऑक्सीजन अधिक जाएगी तो ऊर्जा अधिक बनेगी, तो ऊर्जा अधिक बनेगी तो शरीर का जो तापमान है वो जितना होना चाहिए उतना बना रहेगा। ठीक है, तो शरीर में ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए चार कोष्ठीय हृदय अति आवश्यक होता है। अब ये दोहरा परिसंचरण क्यों है, वो इधर देख लीजिए कि यहाँ पर ये फुफ्फुस है यानी फेफड़ा है, इस फेफड़े के अंदर फुफ्फुस केशिकाएं यानी रुधिर केशिकाएं होती है पतली पतली, जो फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। यहाँ से ऑक्सीजनित रक्त जो होता है फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस या शिराओं के द्वारा, फुफ्फुस से यानी फेफड़ों से फुफ्फुस या शिराओं के द्वारा इस ऑक्सीजनित रक्त को, यह कौन सा रक्त है, O2 युक्त रक्त है, ऑक्सीजनित रक्त को इस बाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं अलिंद से यह रक्त जाता है किसमें, बाएं बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से ये रक्त ले जाया जाता है महाधमनी के द्वारा, किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में कोशिका होता है। अब ये शरीर की जो कोशिका है, तो देखो फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों की जो केशिकाएं होती है, शरीर के अंगों की जो केशिकाएं होती है यानी जो कोशिका होती है शरीर के अंदर उत्तक जो होता है वहां पर जो रुधिर केशिकाएं पाई जाती है वो उसका जाल बता रहा है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजनित रक्त आ गया, अब श्वसन प्रक्रिया के द्वारा इसका उपयोग कर लिया गया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त के अंदर मिला दी गई। यहाँ पर देखो इसका कलर चेंज हो गया, यहाँ ऑक्सीजनित है इसलिए लाल है और यहाँ पर वी ऑक्सीजनित कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद इसका रंग देखो कैसा है, ये नीला है। ठीक है, अब ये वी ऑक्सीजनित रक्त महाशिराओं के द्वारा लाया जाता है किसमें, यहाँ पर दाएं आलिन में, दाएं आलिन से दाएं निलय में और दाएं निलय से फिर रक्त को वापस शुद्धिकरण करने के लिए
इन फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फुफ्फुस के अंदर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार रक्त हमारे हृदय के अंदर कितनी बार आया? 2 बार। एक तो O2 युक्त और एक है CO2 युक्त। एक क्या है? CO2 युक्त, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में रक्त के एक चक्र में रक्त जो है वो 2 बार आता है, एक तो ऑक्सीजनित और एक विऑक्सीजनित। इसलिए मानव के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण भी कहा जाता है। अब अलग अलग जंतुओं के अंदर अलग अलग कोष्ठों की व्यवस्था होती है। जैसे पहला पॉइंट देखो इधर, ये पहला पॉइंट देख लो इधर, स्तनधारी और पक्षियों के अंदर हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं भाई? 4 कोष्ठ होते हैं। ध्यान रखना, पक्षियों और स्तनधारी जो होते हैं उन सब के अंदर 4 कोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। अब ये आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि शरीर का तापमान स्थिर रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जो है मिलती रहती है, इसलिए 4 कोष्ठ पाए उत्तम माने जाते हैं। क्योंकि शरीर में नियमित रूप से जो है पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहती है, जिससे शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है। उसके बाद है जल स्थलचर। जल स्थलचर यानी जो मेंढक जैसे प्राणी होते हैं, उभयचर प्राणी जिन्हें बोलते हैं, और सरीसृप यानी जो रेंगकर चलने वाले प्राणी रेप्टिलियन, उनके हृदय में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने? 3। तो ध्यान रखना, उभयचरों और सरीसृपों के अंदर हृदय में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये कुछ हद तक ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने को सहन कर लेते हैं, इसलिए इनके अंदर 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। फिर आते हैं मछलियों में, यानी पिसीज वर्ग जो मछलियां है, उनमें हृदय में केवल 2 ही कोष्ठ पाए जाते हैं। तो छोटे सवाल है, ठीक है ना। स्तनधारी और पक्षी के अंदर 4 कोष्ठ, उभयचर और सरीसृपों के अंदर 3 कोष्ठ, और मछलियों के अंदर 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें गलफड़े होते हैं। क्या होते हैं? गलफड़े। और उन गलफड़ों से रुधिर जो है वो गलफड़ों में जाता है और वहां से जो है शरीर में चला आता है, जिससे क्या होता है? गलफड़ों के अंदर ही गैसों का आदान प्रदान कर लिया जाता है, कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती दूसरे अंगों की। अब आता है रक्त दाब। रक्त दाब, अब ये रक्त दाब क्या होता है देखिए। फिर आते हैं रक्त दाब के अंदर, रक्त दाब ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसी को रक्त दाब कहा जाता है। यानी हृदय जो होता है, हृदय जब पंप करता है, ठीक है ना, तो हृदय की पंपिंग के दौरान रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के अंदर एक दाब लगता है, उस दाब को ही रक्त दाब कहा जाता है। तो हृदय के पंप के दौरान, हृदय के पंप के दौरान, ठीक है ना, हृदय पंप के समय रुधिर वाहिकाओं की भित्ति पर जो दाब लगता है उसी को रक्त दाब कहा जाता है। अब छोटी छोटी परिभाषा है। प्रकुंचन दाब किसे कहते हैं? ठीक है ना, यानी जब निलय संकुचित होता है, निलय क्या होता है? संकुचित। तो उस समय धमनियों के अंदर जो दाब लगता है, किसमें? धमनियों में जो दाब लगता है उसे प्रकुंचन दाब कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो जब निलय संकुचित होता है, कौन संकुचित होगा? निलय। तो धमनियों में जो दाब लगता है, किसमें? धमनियों में दाब, तो उसे अपन प्रकुंचन दाब कहते हैं। और इसका मान होता है 120 mm, 120 mm होता है, ठीक है। अनुशीतलन दाब कौन सा होता है? ठीक है ना, कि जब निलय शिथिल हो जाता है, यानी एक बार सिकुड़ेगा, निलय संकुचित होगा, तब धमनियों में जो दाब लगता है उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं, उसका मान 120 mm होता है। दूसरा अनुशीतलन दाब, जब निलय शिथिल हो जाता है, अपने पुनः स्थिति में आ जाता है, उस समय धमनियों के अंदर की तरफ जो दाब लगता है उसको अनुशीतलन दाब कहते हैं, और इसका मान होता है 80 mm। सामान्य पुरुष के अंदर प्रकुंचन दाब 120 mm होता है और अनुशीतलन दाब का मान 80 mm होता है। इस रक्त दाब को मापने के लिए एक मीटर काम में लाया जाता है। इस मीटर का नाम है स्फाइग्नो मैनोमीटर। तो रक्त दाब को मापने का जो यंत्र होता है उसको स्फाइग्नो स्फाइग्नो मैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है ना। पूरा नाम याद रखना है,
स्फाइग्नो मैनोमीटर कहा जाता है। अब आता है कि भाई अति तनाव किसे कहते हैं? हाइपरटेंशन। तो उच्च रक्तदाब की जो स्थिति होती है, यानी बहुत हाई ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, तो उसे हाइपरटेंशन या अति तनाव कहा जाता है। जिससे क्या हो सकता है? उच्च रक्तदाब होने पर अति तनाव हो जाता है, जिससे अंदर की जो धमनियां फट जाती है और आंतरिक रक्त स्राव के कारण व्यक्ति या तो कोमा में चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। रुधिर केशिकाएं क्या होती है? सबसे पतली वाहिकाएं, सबसे पतली रुधिर वाहिकाएं जो होती है उनको रुधिर केशिकाएं कहते हैं, जिनकी भित्ति एक कोशी की मोटी होती है। कितनी? एक कोशी की मोटी ही भित्ति पाई जाती है। इनके माध्यम से ही रुधिर और ऊतकों के बीच पदार्थों का विनिमय होता है। यानी इतनी बारीक होती है कि हर कोशिका से पदार्थों को लाने और पदार्थों को कोशिका को देने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। तो रुधिर और ऊतकों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है वो रुधिर रुधिर केशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। केशिका, ध्यान रखना, कोशिका मत समझ लेना। केशिका का मतलब होता है बिल्कुल बारीक पतली रुधिर वाहिनियां। अब धमनी और शिरा में अंतर देख लीजिए आप। धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है? ये धमनी है और ये शिरा है। तो देखो, काम हृदय से रुधिर को अंगों तक ले जाना, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा था, माँ धमनी पूरे शरीर में हृदय से जो है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में कोशिकाओं तक ले जाती है। तो हृदय से रुधिर को अंगों तक ले जाने का कार्य होता है किसका? धमनी का। और शिरा क्या करती है? सभी अंगों से रुधिर वापस हृदय तक लाती है। तो ये हृदय से पूरे शरीर में ले जाएगा धमनी, और पूरे शरीर से अंगों से रुधिर वापस इकट्ठा करके हृदय में लाएगी शिराएं। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट, धमनी जो है हमेशा मोटी और लचीली होती है, क्योंकि पूरे शरीर में रक्त को भेजना पड़ता है, तो दाब अधिक होता है, इसलिए मोटी और लचीली होती है। जबकि शिराएं कैसी होती है? पतली होती है। तीसरा दाब, धमनियों में जो है रक्त का दाब जो होता है, रुधिर का जो दाब है वो उच्च दाब पर बहता है, ठीक है ना। तो उच्च दाब पर रुधिर बहता है धमनियों में, जबकि शिराओं में कम दाब पर रुधिर बहता है। फिर चौथा, वॉल यानी कपाट। धमनियों में कोई वॉल या कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराएं जो होती है वहाँ पर वॉल्व होते हैं, ताकि उल्टा प्रवाह न हो सके, यानी अशुद्ध रक्त वापस शरीर में न जा सके। अब आते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। छोटे छोटे सवाल है, आपको ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स, ठीक है, यानी रुधिर के जो तरल भाग होता है उसके अंदर 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी आगे पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जैसे हिंदी में बिंबाणु कहते हैं, क्या बोलते हैं? बिंबाणु। हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंबाणु। इसका काम क्या है? रुधिर का थक्का जमाना। रुधिर का थक्का जमाना इसकी प्रक्रिया, यानी चोट लग जाती है तो रुधिर बहना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद में रुधिर बहना बंद हो जाता है अपने आप। उसको बोलते हैं रुधिर का थक्का जमना। अब प्लेटलेट्स क्या होती है? ये यदि किसी चोट के कारण, कोई भी दुर्घटनावश चोट लग जाती है, तो रुधिर वाहिकाओं में रिसाव हो जाता है, यानी ब्लडिंग होगी। तो प्लेटलेट्स वहाँ थक्का बनाकर, यानी चोट वाले स्थान पर जाता है, प्लेटलेट्स कोशिकाएं जाती है और वहाँ पर जो एक रुधिर के अंदर एक जाल बना देती है, ठीक है ना। चोट वाले स्थान पर एक जाल बना देती है, जिसे थक्का बनना कहते हैं। क्या बोलते हैं? थक्का बनना, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और अवरुद्ध मार्ग होने के कारण रुधिर बहना बंद कर हो जाता है, ठीक है ना। तथा दाब में कमी नहीं आती है, रक्त के दाब में भी कोई कमी नहीं आती है, और पंपिंग प्रणाली सुरक्षित रहती है, यानी हृदय के द्वारा जो रक्त पंप किया जाता है वो भी सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रुधिर का थक्का जमना। तो क्या याद रखोगे कि जब भी कोई दुर्घटना के कारण हमें चोट लग जाती है, तो हमारे शरीर के रक्त के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। ये प्लेटलेट्स चोट वाले स्थान पर जाकर एक जाल का निर्माण कर देती है, जिसके कारण आरबीसी और अन्य जो कोशिका आती है उसके अंदर फंस जाती है, और वो मार्ग वहां से अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। हृदय की पंपिंग प्रणाली पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, रक्त दाब भी जो है यथावत बना रहता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को रुधिर का थक्का जमना कहते हैं।
उसके बाद आता है लसिका, लिम्फ जिसको बोलते हैं लसिका, या तरल उत्तक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तरल उत्तक, तरल उत्तक। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एक अन्य प्रकार का तरल है और रुधिर केशिकाओं में, केशिकाएं, ठीक है ना, के कौन ही है, केशिकाओं में, रुधिर केशिकाओं में उपस्थित छिद्रों में से बाहर निकला पदार्थ जो अंतराकोशिक स्थानों में एकत्र हो जाता है, यह रंगहीन होता है। कैसा, कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है। कहने का मतलब है कि भाई ये कोशिकाएं, ठीक है, ये मान लो ये कोशिका, यहाँ पर रुधिर केशिकाएं जो है निकलती है। इस प्रकार से रुधिर केशिकाओं का जाल भी पाया जाता है जो यहाँ पर भोजन और ऑक्सीजन और सब लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ ले जाता है। तो इन रुधिर केशिकाओं के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। रुधिर केशिकाएं जो होती है, जो रक्त को लाती है कोशिकाओं के पास, उसके अंदर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों में से कुछ पदार्थ बाहर जाता है और बाहर निकलकर ये इन कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिक स्थान होता है वहां पर ये एकत्रित कर लिया जाता है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे एकत्रित हो जाएगा। उसी को लसिका या तरल उत्तक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो लसिका या तरल उत्तक क्या है, एक प्रकार का तरल है जो रुधिर केशिकाएं जो है उसमें उपस्थित छिद्रों में से बाहर निकल जाता है पदार्थ और अंतराकोशिक स्थानों में एकत्र हो जाता है। इसका रंग रंगहीन होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अंतराकोशिक के अवकाश में अतिरिक्त तरल को वापस रुधिर में लाता है। ठीक है ना। इसका काम क्या है कि अंतराकोशिक के अवकाश में जो ये अतिरिक्त तरल इकट्ठा हो जाता है उसको वापस रुधिर में भेजना। और मेन मेन काम इसका जो है वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है, ये वसा के वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वसा यानी अम्ल, जो अवशोषित वसा जो होती है पचने के बाद उसको पूरे शरीर में भेजने का कार्य जो है इस लसिका के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है उत्सर्जन, उत्सर्जन। अब आते हैं उत्सर्जन के अंदर, उत्सर्जन ये क्या होता है, वह जैव प्रक्रम जिसमें शरीर से हानिकारक उपपजय वजरीय पदार्थ का निष्कासन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। तो जैव प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम जिसमें शरीर से जो हानिकारक उपपचयी वजरीय पदार्थ जो होते हैं यानी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे श्वसन तंत्र आ गया तो श्वसन की परिभाषा, ठीक है ना, पाचन आ गया तो पोषण की परिभाषा, ठीक है ना, उत्सर्जन आ गया तो उत्सर्जन की परिभाषा। तो आपको एक एक परिभाषा ये सबकी याद रखनी है। अब एक कोशिकीय के जो जीव होते हैं उनमें अपशिष्टों को शरीर की सतह से ही जल में विसरित कर दिया जाता है। भाई अब एक कोशिका ही है, अब वो एक कोशिका ही शोषण करेगी, उत्सर्जन करेगी, जनन करेगी। तो क्या होता है इनके अंदर कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है उनको सीधे ही जो अपनी झिल्ली से, अपने शरीर की सतह से जल के अंदर विसरित कर दिया जाता है, यानी विसरण विधि के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो मानव के अंदर अपने को पढ़ना है। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र, इसका डायग्राम देख लीजिए, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। इसमें सवाल आता है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों के नाम लिखकर इसके कार्यों को समझाइए। तो देखिए, तो ये मेन तो है, आपको दोनों वृक्क याद रखना है। तो एक तो बायां वृक्क होता है और इस तरफ वाला क्या हो जाएगा, दायां वृक्क। पहला भाग तो यही है, ठीक है, मेन चीज आपको याद करनी है, बायां वृक्क दायां वृक्क। उसके बाद में प्रत्येक वृक्क से एक, ये देखिए इधर, प्रत्येक वृक्क से एक क्या निकलती है, मूत्रवाहिनी निकलती। क्या निकलती है, मूत्रवाहिनी। तो ये बाई मूत्रवाहिनी है, ये कौन सी है, बाई। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, दाई, दाई मूत्र।
वाहिनी, ये दाई मूत्र वाहिनी हो गई। फिर ये मूत्र वाहिनी, दाई और बाई मूत्र वाहिनी आगे जाकर एक पेशीय थैलीनुमा संरचना में जाकर आगे खुलती है, जिसे बोला जाता है मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय कहा जाता है। और मूत्राशय के अंदर मूत्र को एकत्रित किया जाता है, और जब ये पूरा भर जाता है तो यहाँ पर आगे जो अवरोधनी लगी होती है वो खुल जाती है, और मूत्र को जो है वो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से पहला अंग तो हो गया कौन? वृक। दूसरा हो गया मूत्रवाहिनी, तीसरा हो गया मूत्राशय, और चौथा हो गया मूत्र मार्ग। ये चार अंग जो हैं वो पाए जाते हैं किसके अंदर? मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर। बाकी जो है वो आपको ऐसे नाम लिखने हैं। वायुवृक धमनी हो गई, ये महाधमनी हो गई, ये महाशिरा हो गई। ठीक है ना? ये आपको केवल नामांकित करना है, भाई ये महाधमनी, ये महाशिरा है। ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है ना? तो ये तो कलरफुल है, और आप तो बनाओगे पेंसिल से। तो दोनों जो ये इधर वाहिनियां बनाई गई उसमें से किसी को भी महाधमनी या महाशिरा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तो कलर है। तो जो महाशिरा है वो ब्लू कलर में बताई जाएगी, क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त है, और महाधमनी जिसमें शुद्ध है तो वो लाल है। लेकिन आप तो नॉर्मल पेंसिल से बनाओगे, इसलिए किसी को भी महाधमनी या महाशिरा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है इसके बारे में पूरा डिटेल से। तो सबसे पहला जो भाग है वो है अपने वृक। ठीक है? वृक यानी किडनी जिसको बोलते हैं। कितनी किडनी होती है मनुष्य में? एक जोड़ी। ठीक है ना? तो इसका एक जोड़ा होता है। वृक का कितना जोड़ा होता है? एक जोड़ा। कहाँ पर पाई जाती स्थिति? तो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पश्च भाग में, अपने पश्च भाग में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर जो ये एक जोड़ा वृक्क का पाया जाता है। और इनका मुख्य काम क्या है? रक्त को छानना। यानी रक्त जो है वो अपशिष्ट पदार्थों को इसके पास लेकर आता है, और रक्त के द्वारा उसको छान दिया जाता है, और छानने के बाद जो है अपशिष्ट पदार्थ अलग कर लिया जाता है, और आवश्यक पदार्थों को पुनः शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। तो पहला हो गया वृक्क। कितने जोड़े होते भी? एक जोड़ा होता है। कहाँ पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी के दोनों और पश्च भाग में, पृष्ठ भाग में। इसका मुख्य काम क्या है? कार्य क्या है? तो रक्त को छानने की जो प्रक्रिया वो वृक्क के द्वारा की जाती है। ठीक है? तो ये अंग का नाम हो गया और इसका कार्य हो गया। नंबर 2, मूत्रवाहिनी। ठीक है? तो ये वृक्क में बना हुआ। अब मूत्रवाहिनी यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक है ना? ये तो इसका कार्य बताया कि भाई ये एक जोड़ी होती है। कितनी? एक जोड़ी। ठीक है? जो क्या करती है? वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती, ये याद हो गया लो। ठीक है? जो चित्र में दिख रहा है वही याद करना है कि वृक्क है, इस वृक्क को इस मूत्राशय से, इस वृक्क को इस मूत्राशय से जोड़ने का कार्य जो है मूत्रवाहिनी के द्वारा किया जाता है। अब इसका काम क्या है? वृक्क में बना जो मूत्र है, यानी किडनियों के अंदर जो मूत्र बनता है, उसके माध्यम से, इसके माध्यम से मूत्राशय में लाया जाता है। कहाँ पर? मूत्राशय में। यानी इसके अंदर तो बना मूत्र, और ये इस मूत्र वाहिनी के द्वारा ले मूत्र को लाया जाता है मूत्राशय के अंदर। इसलिए नाम क्या है? मूत्र वाहिनी, यानी मूत्र का वहन करने वाली। नंबर 3, मूत्राशय। ठीक है? यह एक पेशीय थैली होती है जहां मूत्र एकत्र होता है। मूत्र क्या होगा? एकत्र होता है। ठीक है ना? और इसके ऊपर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। किसका? तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। और इसके आगे की तरफ एक अवरोधनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अवरोधनी, जो मूत्र को आगे जाने से रोकती है जब तक यह मूत्र से पूरा भर नहीं जाए। चौथा भाग है इसका मूत्र मार्ग। ठीक है? इसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से क्या होगा? मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से मूत्र को बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये चार भाग होते हैं, और इन चार भागों के आपको नाम और इसके कार्य याद होने चाहिए। उसके बाद है भाई नेफ्रॉन की संरचना। किसकी?
ये है व्रकाणु, या इसी को बोलते हैं नेफ्रॉन। इसकी परिभाषा क्या होगी? उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो वृक होता है, किडनियां, वृक, वृक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है, वृक की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे व्रकाणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। तो वृक जो किडनियां होती है उसकी कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई जो होती है उसको व्रकाणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। इसकी परिभाषा ये, ठीक है नहीं? तो वृक की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक भी जोड़ देना साथ में, उसको व्रकाणु कहा जाता है, ठीक है ना? और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को बताना इसमें। तो देखो इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये जो कपनुमा आकृति होती है ये वाली, इस कपनुमा आकृति को बोला जाता है बौमन संपुट। क्या बोलते हैं? बौमन संपुट। यहाँ से जो वृक धमनी की जो शाखा है, वृक धमनी की शाखा, वो रक्त को लेकर आती है इस बौमन संपुट के अंदर। जैसे बौमन संपुट के अंदर लाती है तो ये रुधिर केशिकाओं का एक जाल बना देती है। यहाँ पर ये अंदर जो है वो क्या बन गया? ये इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से ये बौमन संपुट हो गया और यहाँ से ये रुधिर केशिकाओं का जाल बनेगा, यानी ये तो चौड़ी और ये पतली होगी। तो यहाँ पर एक रुधिर केशिकाओं का क्या बन जाएगा? जाल। इस रुधिर केशिकाओं के इस जाल को ही अपन ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। हिंदी में कहते हैं केशिका गुच्छ और इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोमेरुलस। फिर इस बौमन संपुट के आगे वाला जो भाग है वो अत्यंत कुंडलित होता है। ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, वो अत्यंत कुंडलित होता है जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पर इसने तीनों को एक ही नाम दे दिया, मैं अलग अलग बता रहा हूँ कि व्रकाणु का नलिकाकार भाग, नलिकाकार में ये समीपस्थ कुंडलित नलिका आता है। उसके बाद यहाँ से ये जो यू आकार की नली बन रही है ये पूरी की पूरी, ठीक है ना, ये येलो कलर वाली, उसको बोलते हैं हैनले लूप। क्या बोलते हैं? हैनले लूप कहा जाता है। और ये वाला जो भाग है यहाँ पर, जो हैनले लूप के आगे की तरफ होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये तो हो गई समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हो गया हैनले लूप, और ये यहाँ पर हो जाएगा क्या? दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो नलिकाकार जो भाग होता है उसके तीन भाग यहाँ पर होते हैं। फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका इस संग्राहक वाहिनी के अंदर जाके जुड़ जाती है और यहाँ पर देखो बहुत सारी जो है दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं आकर जुड़ती है, जो सारी की सारी संग्राहक वाहिनी के अंदर जुड़ जाती है। अब इसके देखिए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पर चित्र है, मेन जो है वो चित्र है, थोड़ा क्लिष्ट है लेकिन आपको ध्यान रखना, आगे ऐसे कपनुमा संरचना बौमन संपुट बनानी, उसके बाद यहाँ पर जो अत्यंत कुंडलित संरचना को बनाना है ऐसे, फिर यू आकार की बना के फिर इसको वापस कुंडलित कर दो, ठीक है ना, और आगे यहाँ पर एक संग्राहक वाहिनी बना लो, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया तीन प्रमुख चरणों में होती है। अब यहाँ पर मैंने चरण बता दिए। पहला चरण है अति सूक्ष्म निस्यंदन, ये य है। क्या है? य। निस्यंदन का मतलब होता है छनना। क्या होता है? छनना। तो देखिए अति सूक्ष्म निस्यंदन, पहला काम है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में अति सूक्ष्म निस्यंदन, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इंग्लिश वाला नाम भी याद करना चाहो तो कर सकते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होगा कि व्रकाणु के केशिका गुच्छ, कौन सा? केशिका है, ठीक है, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस और बौमन संपुट जो होता है, ये प्रक्रिया उसके अंदर संपन्न की जाती है। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो छानने की, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो व्रकाणु यानी नेफ्रॉन के केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस और बौमन संपुट के अंदर जो पूरी की जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखो ये वाली संरचना जो अपन ने बनाई थी अभी, इस प्रकार से यहाँ पर ये केशिका गुच्छ है, ठीक है। तो यहाँ से रक्त आएगा इसके अंदर, अंदर आने के बाद क्या होगा, ये रक्त आया अंदर, यहाँ से एक तो केशिका गुच्छ जो होता है यहाँ से, और एक बौमन संपुट यहाँ से छनने की प्रक्रिया होगी, यानी यहाँ से रक्त छनकर इस बौमन संपुट के अंदर आ
जाता है। इस प्रक्रिया को अति सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो केशिका गुच्छ और बौमन संपुट से रक्त का छनकर बौमन संपुट में आना अति सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाता है। जब उच्च दाब पर रुधिर केशिका गुच्छ से गुजरता है, किससे गुजरेगा, केशिका गुच्छ से गुजरता है, तो रक्त में मौजूद छोटे अणु छनकर बौमन संपुट में आ जाते हैं। किसमें, बौमन संपुट। तो उच्च दाब के साथ जब रुधिर केशिका गुच्छ से गुजरता है, ठीक है ना, कौन, रक्त जो है वो केशिका गुच्छ से होकर गुजरता है, तो रक्त में मौजूद छोटे जो अणु होते हैं वो छनकर बौमन संपुट में आ जाते हैं। इस प्रारंभिक निस्यंद को, इस प्रारंभिक निस्यंद में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, देखो, ग्लूकोज पाया जाता है, एमिनो अम्ल पाया जाता है, कुछ लवण होते हैं, यूरिया होता है, प्रचुर मात्रा में जल होता है। यानी जो भी छनकर आता है, प्रारंभिक निस्यंदन का मतलब जो भी छनकर आता है उसमें ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण, यूरिया और प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है। रक्त रक्त कोशिकाएं और बड़ी जो प्रोटीन जो होती है, रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और उसके अलावा जो बड़े प्रोटीन होते हैं वो नहीं छन पाते और रक्त में ही बने रहते हैं, ठीक है ना। तो केवल इनका, ये जो सेकेंड पॉइंट है, केवल इनका ही फिल्ट्रेशन होता है, यानी छनने की प्रक्रिया होती है। बाकी रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जैसे जो कोशिकाएं और प्रोटीन के जो बड़े अणु होते हैं वो यहाँ पर नहीं छनते हैं और वापस रक्त के अंदर ऐसे ही ऐसे चले जाते हैं। फिर आता है चयनात्मक पुनरावशोषण। तो शुरू में क्या हो गया, फिल्ट्रेशन यानी छानने की प्रक्रिया होगी, क्या होगी, छानने की प्रक्रिया। दूसरे में क्या होगा, चयनात्मक पुनरावशोषण, यानी जो भी पदार्थ अब छनकर आ गए उनमें से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनकी शरीर में आवश्यकता बहुत अधिक होती है, तो उनको वापस जो है पुनर्अवशोषित करके रक्त में मिलाकर वापस शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं चयनात्मक पुनरावशोषण, यानी चयन करके फिर वापस शरीर में भेजना। तो छना हुआ द्रव जब व्रकाणु की लंबी और कुंडलित नलिका से गुजरता है, कौन कौन सी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, जब इन तीनों में से होकर जब गुजरता है तो शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों को वापस सोख लिया जाता है, यानी पुनर्अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से पदार्थ है जिनका पुनर्अवशोषण किया जाता है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विभिन्न लवण, पुनर्अवशोषण रुधिर कोशिकाओं के द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है ना। रुधिर कोशिका, तो देखो यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ है, ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल का, विभिन्न लवणों का जो है पुनर्अवशोषण करके रुधिर कोशिकाओं के द्वारा कर लिया जाता है। फिर जल का नियमन, जल की कितनी मात्रा का पुनर्अवशोषण होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में पानी की कितनी अधिकता और कितना विलेय पदार्थ यानी वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करना। यानी शरीर में अगर पानी की कमी है तो जल का पुनर्अवशोषण अधिक होगा, और अगर जल की जो है अधिकता है तो जल का जो है पुनर्अवशोषण कम किया जाएगा, और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा अधिक होने पर जल जो है उसके अंदर बढ़ा दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो भी जल का पुनर्अवशोषण किया जाएगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में कितना पानी अधिक है या कितना विलेय वज्रीय यानी अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर उपस्थित है, उस पर निर्भर करता है कि जल का पुनर्अवशोषण कितना किया जाएगा। तो भाई चयनात्मक पुनर्अवशोषण जो प्रक्रिया है उसके अंदर आपको क्या याद रखना है, सिंपल भाषा में एक बार वापस बता देता हूं कि जो नेफ्रॉन जो होता है, व्रकाणु जो होता है, उसके बौमन संपुट के पीछे जो कुंडलित संरचनाएं पाई जाती है, जैसे दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले लूप और उसके अलावा दूरस्थ कुंडलित नलिका, वापस बोल रहा हूँ, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, इन तीनों कुंडलित नलिकाओं के द्वारा पदार्थों का, उपयोगी पदार्थों का पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है। अब कौन कौन से पदार्थ जो है उनका पुनर्अवशोषण होता है, तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विभिन्न लवण, उसके अलावा विटामिन भी आते हैं इसके अंदर, और आदि लिख देना पीछे, ठीक है ना। आदि पदार्थों का जो है रुधिर कोशिकाओं के द्वारा पुनर्अवशोषण कर दिया जाता है, ठीक है। फिर जल का भी यहाँ पर पुनर्अवशोषण किया जाता है, किसका, जल का।
अब जल का जो पुनर्अवशोषण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है कि जल अगर शरीर में अधिक है तो पुनर्अवशोषण कम होगा, और जल अगर शरीर में कम है तो उसका पुनर्अवशोषण अधिक किया जाएगा। उसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा, ठीक है ना, वज्रीय अपशिष्ट पदार्थ जो है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ वो अधिक है तो जल अधिक छोड़ा जाएगा, और कम है तो जल जो है उसको वापस पुनर्अवशोषित कर लिया जाएगा। फिर तीसरा स्टेप जो होता है उसमें नलिका स्त्रावण, यह अंतिम चरण है। ये क्या है? अंतिम चरण है, जहां रक्त से कुछ अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ सीधी नलिका के अंदर भेज दिए जाते हैं, यानी डायरेक्ट रक्त से ही अपशिष्ट पदार्थों को संग्राहक नलिका के अंदर या दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर छोड़ दिया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोजन जैसे जो आयन होते हैं और कुछ औषधीय यानी दवाइयां रक्त से सीधे मूत्र में डाल दी जाती है, ठीक है ना। डायरेक्ट रक्त से ही क्या डालते हैं? मूत्र के अंदर छोड़ देते हैं। किस किस को? पोटेशियम, हाइड्रोजन और कुछ दवाइयां जो ली जाती है, ठीक है ना, वो सीधे मूत्र में ही डाल दी जाती है, ताकि रक्त का जो पीएच है और आयनिक जो संतुलन है वो बना रहे। तो रक्त क्या करता है? पोटेशियम, हाइड्रोजन जैसे आयन और कुछ दवाइयां जो होती हैं, औषधियां होती हैं, उनको जो रक्त जो होता है वो सीधे मूत्र में डाल देता है। क्यों डालता है? ताकि रक्त का पीएच जो है वो बना रहे। जितना पीएच होना चाहिए 7.6 के आसपास, वो उतना ही बना रहना चाहिए, और आयनिक जो यानी शरीर के अंदर जो आयनिक संतुलन है वो भी बना रहे, इसलिए रक्त सीधे ही इनको मूत्र के अंदर डाल देता है। अंत में बचा हुआ जो द्रव है वो मूत्र कहलाता है। अब लास्ट में थोड़ा सा पानी और केवल अपशिष्ट पदार्थ ही शेष बचता है, उसी को अपन मूत्र कहते हैं। जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से पदार्थ होते हैं मूत्र में? देखो, सबसे ज्यादा होता है यूरिया, फिर थोड़ी सी मात्रा में यूरिक अम्ल, कुछ अतिरिक्त लवण और थोड़ी सी मात्रा में पानी यानी जल पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों में पूरी होती है। पहला तो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी अति सूक्ष्म निस्यंदन, दूसरा हो जाएगा चयनात्मक पुनर्अवशोषण, और तीसरी जो चरण होगा उसमें नलिका स्त्रावण होगा। अब आता है कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क क्या है भाई? कई बार क्या होता है कि हमारी किडनियां किसी दुर्घटनावश या किसी भी संक्रमण के कारण जो है वो वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो विषैले पदार्थ जो होते हैं, विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं शरीर में बढ़ जाते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए एक कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे? कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक अपोहन विधि का उपयोग करते हैं। कौन सी विधि? अपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखें इसको, कृत्रिम वृक्क अपोहन, जिसे इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। तो जब किसी संक्रमण, चोट या कम रुधिर प्रवाह यानी किडनियों में रक्त तो जा रहा है लेकिन जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, तो उसके कारण वृक्क काम करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो शरीर में विषैले अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। प्रक्रिया क्या होगा इसमें कि रोगी के रक्त को अर्ध पारगम्य स्तर वाली नलिकाओं से प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना। रोगी का जो रक्त होता है वो अर्ध पारगम्य स्तर वाली नलिकाओं में से होकर गुजारा जाता है, जो अपोहन द्रव में डूबी रहती है। किसमें? अपोहन द्रव में डूबी रहती है। तो फिर आगे क्या होगा? विसरण हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन युक्त ये जो अपशिष्ट पदार्थ है जो रक्त से निकलकर अपन द्रव में आ जाते हैं, और शुद्ध रक्त जो है वो वापस रोगी के शरीर में पंप कर दिया जाता है। यानी होता क्या है, ये देखिए, जैसे भाई ये व्यक्ति है, उस व्यक्ति के शरीर से रक्त को इन नलिकाओं में डाला जाता है। एक टैंक होता है, ठीक है, रफली बता रहा हूँ, आप डायग्राम किताब में देख लेना। ये ऐसे नलिकाएं होती है इसमें, ठीक है, ये नलिकाएं होती है इस प्रकार से, ज़्यादा नहीं, 2-3 ही बनानी। ये इस प्रकार से यहाँ पर नलिकाएं पाई जाती है। यहाँ से ये रक्त इसमें भेजा जाता है। अब इस टैंक के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे अपोहन द्रव बोलते हैं। अपोहन द्रव की विशेषता क्या होती है कि रक्त के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो अपोहन द्रव के अंदर नहीं पाए
जाते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण होगा क्या होगा, यहाँ पर विसरण होगा, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और पदार्थों का वहन। तो रक्त में तो अपशिष्ट पदार्थ है जबकि अपवन में नहीं है, तो अपशिष्ट पदार्थ निकलकर इन नलियों से निकलकर, ठीक है, इन नलियों से निकलकर ये अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो इस अपवहन द्रव के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो निकल कर कहाँ आ जाता है, इस अपवहन द्रव के अंदर आ जाता है, और फिर शुद्ध रक्त को जो है वापस रोगी व्यक्ति के शरीर में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से विसरण विधि का उपयोग करके अपन रक्त का यहाँ पर शुद्धिकरण करते हैं। तो देखो विसरण में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ रक्त से निकलकर अपवहन द्रव में आ जाते हैं और शुद्ध रक्त जो होता है वापस रोगी के शरीर में पंप कर दिया जाता है। कृत्रिम वृक्क प्राकृतिक वृक्क जैसा ही होता है, कृत्रिम वृक्क जो होता है वो प्राकृतिक वृक्क जैसा ही होता है, लेकिन अंतर क्या होगा कि कृत्रिम वृक्क के अंदर पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया नहीं होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राकृतिक वृक्क के समान ही कृत्रिम वृक्क होता है, प्रोसेस भी सेम होता है, लेकिन अंतर कहाँ आता है कि यहाँ पर पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती, यानी जो भी आवश्यक पदार्थ है वो भी उस अपशिष्ट पदार्थों के साथ बाहर त्याग दिए जाते हैं। अब कुछ सामान्य जानकारी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो प्रतिदिन 180 लीटर कितना 180 लीटर प्रारंभिक निस्यंद बनता है, यानी एक दिन में 180 लीटर रक्त को छाना जाता है। सामान्य भाषा में याद रखना है कि एक दिन में 180 लीटर रक्त को जो है किडनियों के द्वारा वृक्क के द्वारा छाना जाता है, लेकिन उत्सर्जित मूत्र का आयतन कितना होता है, केवल 1 से 2 लीटर, यानी मूत्र जो त्यागते हैं वो 1 से 2 लीटर ही है, लेकिन छाना कितना जाता है 180 लीटर, यानी बाकी जो बचा हुआ है उसका पुनर्अवशोषण करके शरीर के अंदर वापस भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है आपके, और आपको जो मैंने चीजें बताई है, जो प्रश्न बताए वो उसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 13वां, इसमें आपको एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट लगवाओ कैसे और फिर आप उसको याद करो, ठीक है ना। आपको ये पार्ट पूरे पढ़ने ताकि आपके अच्छे मार्क्स जो आएंगे वो इन्हीं पार्टों के द्वारा जो है याद करने से आएंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है थोड़े सवाल घुमा के आते हैं तो कुछ बच्चे जो है उसको हल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये पार्ट तो अवश्य ही पूरे के पूरे याद करके जाए, और बाकी में जो पॉइंट टू पॉइंट है वो आपको याद कर लेना है, और फिर जिसमें आंकिक प्रश्न मिलाने हैं, ठीक है। और बुक में जितने भी प्रश्न है वो चित्र है, जितने भी चित्र है वो चित्र जरूर देख लेना, क्योंकि 8-9 नंबर के तो आपके डायग्राम ही पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आपके पास वीडियो भी मिलते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।